जय भोलेनाथ। तो देखिए इसमें जो हमारे टॉपिक होते हैं, जो सब टॉपिक्स हैं, वो सबसे पहले आता है टेंजेंट एंड नॉर्मल, है ना। हम शॉर्ट में सबके आइडिया दे देंगे आपको। दूसरा हम लोग आते हैं इसमें एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। कर सकते हो कि वो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो भी एक होता है, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। एडवांस के लिए जो पहला है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट होता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर आता है इसमें मैक्सिमा मिनिमा, ये भी एडवांस के लिए महा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो रोज और एलएमवीटी से दर्शन होते हैं हम लोगों के, रोज थ्योरम एंड एलएमवीटी। उसके आगे बढ़ेंगे तो वेरीफाइंग या और प्रूविंग इनइक्वालिटी और प्रूविंग इनइक्वालिटी। ये और डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला जो इनइक्वालिटी है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन की इनइक्वालिटी के लिए हमें इसकी इनइक्वालिटी की जरूरत पड़ती है कभी कभी। जो लास्ट ईयर जेई वाला क्वेश्चन था 2020 वाला, उसमें कुछ यहाँ नॉलेज होनी चाहिए, कुछ वहां नॉलेज होनी चाहिए, फिर वो हो जाएगा। फिर सेवेंथ क्या है भाई? कर्व ट्रेसिंग होता है। कर्व ट्रेसिंग, कर्व ट्रेसिंग मतलब स्केच करना अलग अलग कर्व। वैसे ये पार्ट तो हम लोग यहीं पे पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अगला होता है इसमें 8वां एन डिग्री इक्वेशन, एंड 9th होता है थ्योरी ऑफ रिपीटेड रूट। थ्योरी ऑफ रिपीटेड रूट करके और कोई छूट तो नहीं गया? वर्ड प्रॉब्लम आता है क्या? हाँ, मैक्सिमम मिनिमम के वर्ड प्रॉब्लम कभी कभार आते हैं, तो वो तो इसमें कवर हो जाएंगे ना। कभी कभार आते हैं, मतलब 2013 में आया हुआ है, 2015 में आया हुआ है, और 15 के बाद नहीं आया। तो देखिए इसमें करते क्या है, ये हमारे सब टॉपिक्स होते हैं। जैसे इसमें जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 5वां, ये 3 4 5 ये तीनों, ये भी है, सब इंपॉर्टेंट ही है एक देखा जाए तो ये छोड़कर। और ये इसका क्वेश्चन तो जेई में लास्ट टाइम 2005 में दिखा था, उसके बाद से तो नहीं दिखा अभी तक। और ये तो हम लोग एक प्रकार से क्वाड्रेटिक में भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे उतनी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस होती नहीं है, ठीक है। तो मैं एक एक करके मैं बता देता हूँ, छोटा सा कंसेप्ट है, 15-20 मिनट लगेंगे, छोटे छोटे कंसेप्ट्स। पहली बात तो टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसमें बस ये ध्यान रखना कि अगर कोई कर्व है, मान लीजिए कोई भी कर्व बनाते हैं ऐसे, और इस पे एक पॉइंट लेते हैं x1, y1, तो ये जो डिफरेंशिएशन करते हैं उससे हमें टेंजेंट का स्लोप मिल जाता है। जैसे dy by dx एट x1, y1, ये अगर कर्व अप्लाई करेगा तभी हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा एट p। और स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे। और इक्वेशन लिखना हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो 1 पॉइंट फॉर्म से लिख सकते हैं y माइनस वाई इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1 करके। और नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी हो तो y माइनस वाई इक्वल टू नॉर्मल टाइम्स x माइनस x1 करके लिख सकते हैं। इसमें फिर से मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट ये होता है आपके लिए, ये dy बाई डी एक्स मेथड तभी लगाएंगे जब पॉइंट कर्व अप्लाई करेगा। एक बार पॉइंट कर्व अप्लाई करेगा तभी dy बाई डी एक्स मेथड आएगा। अगर पॉइंट कर्व अप्लाई नहीं करेगा तो हम क्या करते हैं कि पहले एक पॉइंट एज्यूम करते हैं आर्बिटरीली x1 y1, और उसमें सारा काम x1 y1 के करस्पॉन्डिंग कर लेते हैं, और उस कर्व जो आपका जो भी टेंजेंट है या नॉर्मल है उसको उस पॉइंट से पास करा देते हैं। और वहां से हमें x1 y1 में दो रिलेशन, क्योंकि एक कर्व अप्लाई कराएंगे
और एक इक्वेशन लिखे होंगे, उसको स्लोप से इक्वेट कर सकते हैं। तो दो इक्वेशन, दो अननोन से x1 y1 आएगा, तब आएगा। मतलब इसमें मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा कि कर्व पे पॉइंट लाई करेगा तभी dy/dx स्लोप देगा, नहीं तो नहीं देगा। अगला होता है कि अगर डायरेक्ट कैसे जाए तो हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जैसे ये है तो ये है टेंजेंट, ये नॉर्मल। उसी तरह से x³ x⁻⁴ का ये आपका क्या होता है, टेंजेंट, ये नॉर्मल होता है ना। तो ये डायरेक्ट केसेज हैं जिसमें बिना डेरिवेटिव के ही हम लोग कर लेते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है तो उसका स्लोप 0 होता है, वर्टिकल टेंजेंट का स्लोप नॉट डिफाइन होता है। इसके बाद अगला होता है इसमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब कि अगर दो कर्व अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस तरह से, तो यहाँ पे जो कर्व के बीच का एंगल बनेगा उसी को कहते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, द टेंजेंट के बीच का एंगल। तो ये हम लोग वही स्ट्रेट लाइन वाले फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। एक बात ये भी ध्यान रखना बच्चों कि पहले इस कर्व को मतलब पहले क्या करते हैं ना, टाइम बचाने के लिए x1 y1 के करस्पॉन्डिंग हम लोग इसका पहले एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, और ये एक्सप्रेशन का मतलब ये बताता है कि हमें इन दोनों कर्व को कैसे सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए ये कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कर्व है आपका y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। और इसी में ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन आता है एक अगला, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, थीटा की वैल्यू π/2 कर देते हैं। एक बात याद रखना, जैसे ये रिजल्ट होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कोनिक में ax² प्लस by² इक्वल टू 1 और a1x² प्लस b1y² इक्वल टू 1 आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनल होंगे अगर इनके ये रिलेशन होल्ड करेगा यहाँ पे 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1/a1 माइनस 1/b1। और एक पॉइंट ये भी लिख लेना कि कॉन्फोकल कोनिक, कॉन्फोकल का मतलब समझते हो, फोकस कोइंसाइड कर ले। कॉन्फोकल का मतलब समझते हैं, सेम फोकस। तो कॉन्फोकल कोनिक ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है, 2009 2011। ठीक है, मतलब अगर आप जानते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, नहीं जानते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा जितना वो दिया है। और कर्व अगर टच करे तो हम लोग क्या करेंगे, कांटेक्ट पॉइंट पे दोनों टेंजेंट का स्लोप इक्वल कर देंगे। एक ऑर्थोगोनल कर्व हो गया, एक आइसोगोनल होता है। आइसोगोनल मतलब सेम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब पैरेलल टाइप का। अगला देखो, इसमें एक वो हम लोग पढ़ते हैं सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, टेंजेंट नॉर्मल। ये उतना ज्यादा आता नहीं है, लेकिन बस छोटा सा डायग्राम बनता है इसमें, है ना। जैसे मैंने मान लीजिए कि ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बनाया, एक हमने यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट किया, कोई भी पॉइंट आर्बिटरली, और यहाँ पे टेंजेंट बनाने की कोशिश की, फिर हमने नॉर्मल बनाने की इसी पॉइंट पे कोशिश किया। ये पॉइंट आपका x1 y1 निकला। तो यहां से अगर हम x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसी को कहते हैं फुट ऑफ ऑर्डिनेट, फुट ऑफ ऑर्डिनेट। ऑब्वियसली y एक्सिस पे करेंगे तो फुट ऑफ एब्सिसा हो जाएगा। ये अगर थीटा है तो ये y1 है। ध्यान से देखना, यहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट n लिख देते हैं, इसको t लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये जो mt है ना, इसको कहते हैं सब टेंजेंट, लेंथ को सब टेंजेंट। सिमिलरली mn को कहा जाता है सब नॉर्मल, और ये pt को बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। और pn होता है आपका लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल। ओके, अगर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लें तो इसको एच के मानते हैं। और कर्व की इक्वेशन, जैसे टेंजेंट की इक्वेशन आपको कभी चाहिए तो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 लिख देते हैं।
और नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए तो y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 लिख देते हैं। आप सारा काम करिए डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कहा जा रहा है वो, और फिर लास्ट में h को x, k को y और f डैश h को dy बाई dx लिखिए, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करिए। हो सकता है तो c निकालना पड़े और गेट द आंसर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में यही डायग्राम बनाते हैं। बस ये हम लोग एक्स वाई इसलिए नहीं जनरली लेते हैं क्योंकि वो एक्स वाई कंफ्यूज करता है। और यहाँ पे क्या है कि आपसे जैसे इनकी वैल्यू पूछी जा सकती है कि सब टेंजेंट कितना होगा, या देखिए सब टेंजेंट ऐसे सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो जेई क्या करेगा आपसे प्रोजेक्शन पूछ सकता है, क्योंकि वेक्टर में हम लोग प्रोजेक्शन पढ़ते हैं, है ना। जैसे ये कहेगा कि ये जो प्रोजेक्शन है पीटी, लेंथ ऑफ टेंजेंट का जो प्रोजेक्शन होता है एक्स एक्सिस पे, उसी को कहते हैं सब टेंजेंट। लेंथ ऑफ नॉर्मल का जो प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन वर्ड सुना था ना वेक्टर 3D में? हाँ सर। अरे इसका प्रोजेक्शन निकालते थे तो यही आता था ना। यस सर। हाँ तो ये वही है, तो उस तरह से पूछा जा सकता है। अब इनकी वैल्यू के लिए आपको मंगने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखिए कि tan थीटा आपका क्या है, dy बाई डी एक्स। tan थीटा है x1 y1, यही है ना जी। मान लो कि इसकी वैल्यू सपोज 3/4 आती, तो ऐसे एक ट्रायंगल बना लेते थीटा के लिए जिसमें ये 3 होता है, ये 4 होता है, या 5 होता, बोल सकते थे ना। बोलो। बोल सकते थे। हाँ सर। कहाँ गए सब, कहाँ यस दिक्कत हो सर। गई भाई? अरे नोट्स वोट्स भेज दूंगा भाई आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए उसके लिए। क्लियर है सर। तो मैं कह रहा हूं कि एक बार ये y को इस बेस से रिलेट करोगे तो सब टेंजेंट मिल जाएगा। इस y को एक बार हाइपोटेन्यूज से रिलेट करोगे तो आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। ये थीटा है, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा। एक बार इनको रिलेट करेंगे तो सब नॉर्मल मिलेगा, एक बार इनको रिलेट करेंगे तो लेंथ ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। ओके। पता नहीं, नॉट ओके। देखो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक बोलते हैं, मोनोटोनिसिटी। जैसे 4 तरह के फंक्शन होते हैं, एक होते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक होते हैं सिंपली इंक्रीजिंग, एक होते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एक होते हैं सिंपली डिक्रीजिंग, और एक होते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला है। वैसे आप जेई के पेपर में स्ट्रिक्टली वर्ड कम देखेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये होता है सिंपली इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग। ये होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये होता है डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग। मतलब इसमें कांस्टेंट भी आ सकता है। और ये हर जगह y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ये एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से ओरिजिन। ये आता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। सर एक डाउट था इसमें सर, बोलो। जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है हाँ हाँ, उसमें dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते हैं या सिर्फ इक्वल? ग्रेटर देन 0 लिखते हैं स्ट्रिक्टली में, यहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है। सर कहीं यहाँ कहीं ग्रेटर देन इक्वल लिखा रहता है सर। कहाँ पे, इसमें? हाँ स्ट्रिक्टली के लिए। नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए dy बाई डी एक्स स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए।
कहाँ आपने पढ़ लिया है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए dy by dx ग्रेटर देन और सर इक्वल टू 0 रहता है? सर सर कहीं ऐसा एक बुक में दिखा था सर हमको। सर वो ऐसा एक फंक्शन जैसे एक्स क्यूब होता है, उसमें जैसे हाँ, एक जगह पे मतलब एक पॉइंट पे हो सकता है इक्वल टू 0, एक बट पॉइंट पे मतलब आता है, इंटरवल पे नहीं होना चाहिए, ऐसा रहता हाँ ये सही बात है। एक पॉइंट पे तो आ ही सकता है, इंटरवल में नहीं आ सकता ना। उसको हम 1 1 से कनेक्ट करते हैं। जैसे एक्स क्यूब को कोई पूछे कि आप 1 1 बोल सकते हैं क्या, तो यस, क्योंकि उसमें जो dy by dx 0 आ रहा है वो सिर्फ एक पॉइंट के लिए आ रहा है। अगर एक इंटरवल के लिए आएगा तो फिर उसको हम लोग 1 1 या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे। लेकिन देखिए इसमें वही मैंने कहा ना कि स्ट्रिक्टली वर्ड आप जेई के पेपर में नहीं देखेंगे, और अगर आ भी गया गलती से तो आप ये ध्यान रखिएगा कि dy by dx स्ट्रिक्टली पॉजिटिव करना है। मतलब हम एक्स क्यूब को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कैटेगरी में नहीं लेते इन जनरल। अगर मान लीजिए कि कभी डिसीजन लेना पड़े एग्जाम हॉल में कि एक्स क्यूब को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैटेगरी में लिया सर नो करके दो ऑप्शन वेरी कर रहे हैं, तो आप नो में चले जाना। ओके सर। ठीक है, वो 1 1 से कनेक्ट करता है, इसलिए ये उतना ज्यादा पूछता नहीं है, थोड़ा सा एम्बिगुअस टाइप का है ना, हाँ इसलिए ये उतना पूछता नहीं है। ये क्या पूछेगा सब, तो 1 1 पूछेगा। 1 1 में बस ये ध्यान रखिएगा कि जैसे एक्स प्लस साइन एक्स है, एक्स क्यूब है, ये सब 1 1 के एग्जाम्पल है। एक्स प्लस साइन एक्स को भी अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो 1 प्लस कॉस एक्स आएगा, और वो पाई के मल्टीपल पे 0 आएगा डेरिवेटिव, लेकिन वो एक पॉइंट आएंगे सिर्फ। तो एक्स प्लस साइन एक्स को हम लोग 1 1 फंक्शन मानते हैं, मतलब होता है वो। वैसे मैं भी बड़ा शुरू शुरू में परेशान होता था कि स्ट्रिक्टली का वर्ड का मतलब, फिर बाद में मैंने ये रियलाइज किया कि अगर स्ट्रिक्टली वर्ड लिख के आता है तो आप डेरिवेटिव को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 करेंगे। अदरवाइज मैंने देखा है अभी तक तो जेई में कभी क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होता है इस वर्ड को लेकर। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है तो उसमें भी 3 डायग्राम बनते हैं, एक ये लॉग वाला टाइप का, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आता है, जो सेकंड डेरिवेटिव है वो भी पॉजिटिव आता है, और यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव, सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आता है। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव और सेकंड डेरिवेटिव आपका 0 आता है। और उसी तरह से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है तो ये इसमें भी 3 डायग्राम बनेंगे ऐसे। देखिए ये सेकंड डेरिवेटिव का क्या लॉजिक है, अगर ग्राफ टेंजेंट के ऊपर है हमेशा किसी भी पॉइंट से तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। जैसे यहाँ हमेशा ग्राफ ऊपर मिलेगा टेंजेंट के, तो यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे ग्राफ हमेशा टेंजेंट के बिलो मिलेगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी नेगेटिव, सेकंड डेरिवेटिव भी नेगेटिव। यहाँ पे ऑन मिलेगा, मतलब टेंजेंट निकालेंगे तो लाइन ही बन जाएगी खुद, तो फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव और सेकंड डेरिवेटिव आपका 0। जहां पे सेकंड डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करता है उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन सब के प्रूफ भी होते हैं कि क्यों ऐसे हुआ। ठीक है, अब आते हैं, एक होता है मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, इस तरह से। इसमें ध्यान रखना है कि जो डेफिनेशन पढ़ते हैं इसमें कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का कोई जिक्र नहीं है। बस ये कहते हैं कि अगर ए पॉइंट है और एक नेबरहुड इंटरवल है a माइनस एच टू ए प्लस एच, अगर f ऑफ a अपने पड़ोसियों से बड़ा है तो इसको लोकल मैक्सिमा कह देंगे, और अपने पड़ोसियों में सबसे छोटा है तो इसको लोकल मिनिमा कह देंगे। अब ये ग्राफ चाहे तो अभी जैसे मैंने इसको कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल की तरह दिखाया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। तो इट इज लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा की ये बेसिक डेफिनेशन होती है। और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो लोकल मैक्सिमा नहीं बोल पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करते, उसको एकदम सेपरेट रखते हैं। हाँ, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं उसको, उससे हम लोग लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा डिसाइड करने के लिए 2 तरीके के टेस्ट यूज करते हैं। एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट,
ये क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए कोई फंक्शन ऑब्वियसली फर्स्ट ऑर्डर आ गया, तो इसके भी पहले ये ध्यान रखना बच्चों कि जहां पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होगा, पहले बात तो इन दोनों को ना हम लोग एक्सट्रीमा वर्ड से कंबाइन कर लेते हैं। एक्सट्रीमा मतलब आइदर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। और ऐसे केसेस में अगर फंक्शन के डेरिवेटिव की बात करते हैं तो या तो ये जीरो आएगा या तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो फंक्शन के डोमेन में हो और जहां पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू या तो जीरो आए या तो डज नॉट एग्जिस्ट आए, उसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। डज नॉट एग्जिस्ट डिसकंटिन्यूटी, नॉन डिफरेंशियबिलिटी या वर्टिकल टेंजेंट के केस में हो सकता है। एक होता है आपका स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब होता है स्टेशनरी पॉइंट, इसका मतलब होता है कि आपका जो एफ डैश ए है वो आपका जीरो आएगा। स्टेशन मतलब रेस्ट। आप कह सकते हो कि सारे स्टेशनरी पॉइंट को आप क्रिटिकल पॉइंट्स बोल सकते हैं, लेकिन सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को आप स्टेशनरी पॉइंट नहीं बोल पाएंगे। तो ये जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं उसके लिए हम लोग डेरिवेटिव टेस्ट लाते हैं। डेरिवेटिव टेस्ट आ गया मतलब मींस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑब्वियसली, तभी इस टेस्ट का यूज कर पा रहे हैं। जब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं रहेगा तो फिर इसका करेंगे क्या, फेंक देंगे बाहर इसको, फिर ये बेसिक डिफिनीशन पे जाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट को लगता है कि मतलब dy by dx करना जरूरी ही है मैक्सिमम मिनिमम में, नहीं, वो एक पार्ट है। करना ये जरूरी है कि अगर आप मैक्सिमा बोलते हैं तो अपने नेबरहुड वालों से ज्यादा बोलिए, मिनिमम बोलते हैं तो आपके जो आजू बाजू हैं उनसे आप सबसे कम हैं, तब आप मिनिमा में हैं। ठीक है, और अगर हम कंटिन्यूएशन में बात करें तो लोकल मैक्सिमा, दो लोकल कंजुगेटिव मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा जरूर आता है, दो कंटिन्यूअस मैक्सिमा नहीं आ सकते कभी भी। तो देखो ये जो डेरिवेटिव टेस्ट था इसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये साइन ऑफ एफ डैश एक्स होता है, ये जीरो हो गया तो एक केस ये बनता है, राइट साइड में डेरिवेटिव पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, मतलब डिक्रीजिंग दिखा रहा है फिर इंक्रीजिंग, तो ये होता है आपका किसका मिनिमा। सर ये डिक्रीजिंग और ये हाँ किसका मिनिमा, हाँ, डेरिवेटिव डिक्रीज कर रहा है, माइनस से प्लस हाँ माइनस से प्लस। मिनिमा। और एक होता है कि अगर आपका इस तरह से हुआ, पहले इंक्रीज कर रहा था फिर डिक्रीज करने लगा, तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमा, ये क्या था मिनिमा। ये उल्टा लिख रहा हूं, नहीं सर, सही सही है है। सर, सही है। पता ना क्यों ऐसे लग रहा है। स्लोप देखिए ना सर, उससे हाँ पता चल जाएगा। slope, नेगेटिव स्लोप से पॉजिटिव मिनिमा। हाँ जैसे ये आपका पहले इंक्रीज कर रहा है डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब, और फिर डिक्रीज करने लगा, ये मैक्सिमा है। अच्छा हाँ, हम दूसरा चीज रिलेट कर पा रहे हैं, ये एफ डैश एक्स है, और एक होता है कि साइन चेंज करेगा ही नहीं। जैसे ऐसा होगा कि डेरिवेटिव जीरो है और इन्फ्लेक्शन। राइट साइड में भी पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में भी पॉजिटिव, या डेरिवेटिव जीरो है लेफ्ट साइड में भी नेगेटिव, राइट साइड में भी नेगेटिव, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं डिसाइड कर पाता, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव फेल कर देते हैं, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा बाय फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसके लिए हम लोग लाते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ऑब्वियसली हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब फंक्शन आपका कई बार डिफरेंशिएबल है, तभी ये सब आए हैं। तो इसमें क्या आता है कि लेट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, तो और ये पहले तो डिफरेंशिएबल है तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए वैल्यू जीरो आएगी, तो हम लोग सेकंड डेरिवेटिव पे जाते हैं। अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आता है मतलब हम ये दिखाना चाहते हैं कि ग्राफ जो है वो टेंजेंट के हमेशा ऊपर लाई करेगा, मतलब इस तरह के डायग्राम बनाना चाहते हैं। तो ये किसका है मिनिमा का, और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब कि हम दिखाना चाहते हैं ग्राफ हमेशा टेंजेंट के नीचे है, तो ये मैक्सिमा का है।
लोकल मैक्सिमा। अगर ये 0 आ जाता है तो हम लोग कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव फेल हो जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव फेल। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव में चले जाते हैं या तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में। अब देखो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे और उस पॉइंट पे वैल्यू पुट करेंगे। अगर नॉन जीरो आ गया तो इसका होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे फंक्शन अपना बेंडिंग ऑफ कर्व चेंज करता है, जहां पे सेकंड डेरिवेटिव चेंज हो, मतलब उसके पहले अगर टेंजेंट के एबव ग्राफ था तो उसके बाद टेंजेंट के बिलो ग्राफ हो जाए, वाइस वर्सा। अगर अगला होता है बच्चों की, अगर ये नॉन जीरो हो गया तब, अगर जीरो आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर फोर्थ डेरिवेटिव में जाते हैं। तो वहीं फिर से फोर्थ डेरिवेटिव पॉजिटिव, फोर्थ डेरिवेटिव नेगेटिव और फोर्थ डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो। तो बस हम लोग को यहीं तक पढ़ना होता है, यहाँ तक, क्योंकि सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा अप टू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो सेकंड में ये करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट पे जीरो आएगी, इसलिए कहते हैं ना कि फंक्शन पहले बनाते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, उसको जीरो से इक्वेट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे और डबल डिफरेंशिएट करेंगे, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट करेंगे। अगर पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा, जीरो आ गया तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, सेकंड डेरिवेटिव फेल्स। तो आइदर वी गो फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव और हायर डेरिवेटिव। आप थर्ड डेरिवेटिव में जाते हैं और ट्रिपल डैश निकालते हैं, मतलब एफ ट्रिपल डैश थर्ड डेरिवेटिव। अगर ए पॉइंट पे आपका इसके आगे जब जा रहे हैं तब अगर वो नॉन जीरो आ गया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और अगर जीरो आ गया तो फिर फोर्थ डेरिवेटिव जाइए। याद रखिएगा इवन ऑर्डर डेरिवेटिव से ही हम लोग मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड कर पाते हैं। इवन ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, 8 इस तरह का। देखो इसमें वर्ड प्रॉब्लम में करते क्या है कि हम लोग नॉर्मली जो एक्सप्रेशन है फंक्शन का जो वेरी कर रहा है उसका हम लोग एफ एक्स बनाते हैं उसको, या जी एक्स या एफ ऑफ आर, जिसमें भी आप वेरिएबल में मानते हो। उसके बाद अगर एक से ज्यादा वेरिएबल दिखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बाकी वेरिएबल्स आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, आइदर बाय ज्योमेट्रिकल रिलेशन और किसी अदर रिलेशन से। फिर हम क्या करेंगे, पूरे एक्सप्रेशन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसको जीरो से मतलब डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे, तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेगा। मैक्सिमम मिनिमम डिसाइड करने के लिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपके पास दोनों ऑप्शन रहेगा, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करिए और या तो सेकंड डेरिवेटिव का यूज कर लीजिए। तो वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं वो इसी तरह से होते हैं इसके। ठीक, इसके बाद बच्चों आता है कि एक हमने इनइक्वालिटी के बारे में लिखा था ना, इनइक्वालिटी। जैसे एक रिजल्ट होता है 0 से π/2 में साइन एक्स जो होता है वो अपना एक्सएलएस और एक्स tan एक्सएलएस होता है और 0 to π/2। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि हम फंक्शन के डिफरेंस को कंसीडर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक फंक्शन माना एफ ऑफ एक्स जिसमें आपने लिखा है साइन एक्स माइनस एक्स। अगर ये डिफरेंस नेगेटिव आएगा तो फर्स्ट सेकेंड ग्रेटर है, अगर पॉजिटिव आएगा तो फर्स्ट ग्रेटर है, अगर जीरो आ गया तो दोनों इक्वल है। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x माइनस 1 आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x माइनस 1 क्या आएगा, लेस देन 0। तो एफ ऑफ एक्स आएगा आपका डिक्रीजिंग, तो x आपका पॉजिटिव है तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, लेस देन एफ ऑफ 0। आपको बताया था ना कि डिक्रीजिंग के केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देते हैं, याद है? यस सर। हाँ, तो साइन एक्स माइनस एक्स को जी एफ ऑफ 0 मतलब 0, तो यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स लेस देन एक्स। और उसी तरह से एक दूसरा फंक्शन मान के चलना x माइनस tan x करके, तो आप सिमिलर वे में प्रोसीड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। आप जैसे हमने x माइनस साइन एक्स लिखा है, आप साइन एक्स माइनस एक्स या कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने साइन एक्स माइनस एक्स लिखा है तो x माइनस साइन एक्स लिख दीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो भी लिखेंगे उसी में रिजल्ट लाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चेक करेंगे। कभी कभी क्या होता है, एक बार नहीं ये डिसाइड हो पाता है तो हम लोग दो बार डिसाइड करते हैं। मतलब इसको एक नया फंक्शन बना के इसके लिए पहले पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव डेरिवेटिव का मतलब होता है फंक्शन इंक्रीज करना, नेगेटिव का मतलब होता है फंक्शन डिक्रीज करना।
अब इसमें बच्चों ये दो जो थ्योरम है, रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम की जो कंडीशन है वो 3 होती है, 3 कंडीशंस। पहली कंडीशन ये है कि क्लोज इंटरवल ए टू बी में फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा, ओपन इंटरवल ए टू बी में फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और तीसरा जो होता है, एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे f इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। दूसरा होता है कि f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी। ये मिनिमम कंडीशन की बात करते हैं। अगर फंक्शन हमारा क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल है तो हमारे लिए अच्छी बात है, एडवांटेज ही है। और f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, तो इसलिए यहाँ ओपन लगता है, यहाँ क्लोज लगता है, क्योंकि ओपन से भी हमारा ये थ्योरम होल्ड करता है। तो ये छोटा इंटरवल पड़ेगा क्लोज के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ ओपन लिखते हैं। और एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम है। अगर ये तीनों हुआ तभी हम लोग बोलते हैं कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल। अदरवाइज, और फिर क्या कहते हैं कि देन there exists a C belongs to open interval a to b so that such that f dash c equal to 0। मतलब a और b के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे फंक्शन हमारा हॉरिजेंटल हो जाएगा। तो जैसे इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे वो c है, इसको C ऑफ रोल्स थ्योरम भी बोलते हैं। अगर एक से ज्यादा आ रहे हैं तो एक से मतलब ऐसे आ गया तो हम लोग कहेंगे कि 2 C आएंगे, एक यहाँ एक यहाँ, C1 C2। ठीक है। इसमें रोल्स थ्योरम में इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि ये जिसके रूट का डिस्कशन करते हैं एफ डैश सी, ये फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। तो अगर किसी फंक्शन को एटलीस्ट रूट लाना है और तो आप उसके एंटी डेरिवेटिव को एज्यूम करेंगे, मतलब उसको इंटीग्रेशन करके और उस पर आप रोल्स थ्योरम लगाएंगे, ना कि इस पे लगाएंगे तो डबल डेरिवेटिव के बारे में आप रूट का कंक्लूजन निकालोगे। जबकि आपको इसी के रूट के बारे में डिस्कस करना है तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव है इस पे आप रोल्स थ्योरम लगाएंगे। ठीक है। और इसमें एक स्टेटमेंट और होता है कि अगर कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो कोई भी 2 कंजुगेटिव रूट के बीच में एक डेरिवेटिव का रूट जरूर आएगा। जैसे ये देखिए, डेरिवेटिव का रूट, डेरिवेटिव का रूट, डेरिवेटिव का रूट। तो जैसे हमने 4 रूट बताए हैं तो मिनिमम आपके 3 तो एग्जिस्ट कर ही गए ही। मिनिमम की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, मिनिमम। ठीक है। ये रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। रोल्स थ्योरम का इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो रूट्स के बारे में डिस्कस करता है, वो रूट्स के बारे में बताता है। सी ऑफ रोल्स थ्योरम का है तो एफ डैश सी की वैल्यू आप 0 कर देना। इसके बाद आता है आपका LMVT, लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये क्या है? ये इसमें पहली 2 कंडीशन होती है। ये मोर जनरल केस है। रोल्स थ्योरम इज ए सबसेट ऑफ LMVT। एफ आपका हो है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, एफ कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी। तो देन हम लोग कहते हैं कि C बिलोंग्स टू ए टू बी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसमें एफ डैश सी की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए आएगी। ठीक है। और ये ज्योमेट्रिकली क्या बताता है? तो ज्योमेट्रिकली ये आपको बता रहा है LMVT ज्योमेट्रिकली, LMVT सेज जैसे ये है आपका, ये हमने A दिखाया, सपोज ये पॉइंट ग्राफ पे, और ये B दिखा दिया। आपने AB को ज्वाइन किया तो ये जो सेकंड लाइन है, आप देखिए A और B के बीच में ऐसा एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पे जो टैंजेंट है उस पॉइंट पे वही सेकंड लाइन के क्या होगा? पैरेलल होगा। और यहाँ पे जो टैंजेंट का स्लोप होता है उसी को एफ डैश सी बोलते हैं। मतलब ज्योमेट्रिकली LMVT says that somewhere on the curve between capital and capital B there exists a point where the tangent is parallel to the chord AB। ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है कर्व ट्रेसिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और जिसमें आप लोग प्रॉब्लम फेस करते हो।
कर्व ट्रेसिंग, जैसे आपको मान लीजिए कि ये जैसे मैं बता रहा हूं ना, इसी तरह से सबका ग्राफ बनाएंगे। जैसे आपको दिया है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, तो इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। रूल नंबर ये है स्टेप की आप इसका डोमेन हमेशा इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे। इंटरवल के फॉर्म में लिखने से हमें ये मिलता है कि एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल पता चलता है। जैसे r होता है डोमेन, लेकिन हम लोग इसको माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी लिखते हैं। स्टेप 2 होता है कि कहाँ ये इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, उसके लिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाई dx निकालते हैं, और dy बाई dx होता है 3x स्क्वायर माइनस 3, तो आप 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 x प्लस 1, और इसका आप साइन स्कीम बनाते हैं। तो -1 और 1, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आप कहोगे मैक्सिमा, ये कहोगे मिनिमा, ठीक है। और क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं। अगर वैल्यू नहीं निकाल सकते तो आप लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे हम y ऑफ 1 निकालें, यहाँ y ऑफ 1 रखोगे तो कितना आएगा 0। y ऑफ -1 की बात करें तो कितना आएगा -1 प्लस 3 प्लस 2 4। अगर हम y लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी y ऑफ x की बात करें, इसको हम y ऑफ x लिख रहे हैं, y एज ए फंक्शन ऑफ x, तो ये वैल्यू कितनी आएगी इंफिनिटी। और ये अगर लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी y ऑफ x की बात करोगे तो ये आ जाएगा माइनस इंफिनिटी, ठीक है। स्टेप 1 था आप इंटरवल के फॉर्म में डोमेन लिखना। बच्चे यहाँ पे ना आलस्य करते हैं और वहीं से गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है काम। दूसरा स्टेप की कहाँ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज कर रहा है, उसको निकालने के लिए आप dy बाई dx निकालते हो, और dy बाई dx का साइन स्कीम बनाते हो। फर्स्ट डेरिवेटिव से कोशिश करते हो कि आप मैक्सिमम मिनिमा डिसाइड कर लें। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं हो पाएगा तो सेकंड डेरिवेटिव से डिसाइड कर लेते हैं। फिर हम लोग एंड पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू निकालते हैं। अगर वैल्यू ना निकल रही हो तो लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। मैंने क्या कहा, अगर वैल्यू नहीं निकल रही है, अगर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है तो आप लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे और फिर प्रोजेक्ट मतलब इसको प्लॉट कर दोगे। तो सर हम ऑड लोग इवन भी चेक करेंगे ना? हाँ, ऑड इवन भी चेक करेंगे ना? ऑड इवन कोई जरूरी नहीं है, ऑड इवन तो एडवांटेज मिलता है आपको। सिमेट्रिक? हाँ, सिमेट्री ये सब तो एडवांटेज है। वैसे हमने जनरल मेथड बताया है। तो अगर मान लीजिए कि इसी का ग्राफ बनाना हो तो ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, फिर -1 और 1 लोकेट किया। 1 पे देखा वैल्यू हम लोगों के साथ 0 आ रही थी, तो यहाँ पे 0 पे हाईलाइट कर दिए। -1 पे वैल्यू 4 आ रही थी, इधर इस तरह से गए, ऐसे बना देंगे रफ ग्राफ। समझे? ये टच करने का मतलब है कि अगर इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़े तो इसका रूट क्या है, देखो 1 1 और -2। ये -2 है। जैसे ये तो मान लीजिए पॉलिनोमियल नेचर का है। एक इस तरह के ग्राफ आपके सामने दिखेंगे, y इक्वल टू जैसे मान लीजिए आपको बनाना हो x e की पावर x का ग्राफ, इसको बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो dy बाई dx पहले तो डोमेन लिख रहे हैं, तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर। dy बाई dx निकालते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 1 टाइम्स e की पावर x। साइन स्कीम बनाएंगे, ये -1 इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, मतलब क्या है ये मैक्सिमा है मिनिमा? मिनिमा, मिनिमा। ठीक है। अब आते हैं एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं। तो y ऑफ -1 की बात करोगे तो ये कितना आ जाएगा -1 बाई ई। y ऑफ इंफिनिटी की बात करें, अगर इसमें इनफाइनाइट रखेंगे तो सभी इनफाइनाइट ही आ जाएंगे। और y इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट की बात करें, मतलब ये ऐसे लिखना चाहिए मुझे, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी x इंटू ई की पावर x।
इसकी वैल्यू क्या लिखें? नाइट मतलब माइनस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट। बाकी लोगों को नहीं। समझ में आ रहा है कैसे? यस सर। अरे ऐसे करते हैं, लिमिट ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस सर नो? अब ये 0/0 बन गया, सॉरी इन्फिनिटी बन गया, LH रूल लगा सकते हैं। तो LH रूल लगाओगे तो ये आ जाएगा 1 और इधर माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो जब यहाँ रखेंगे वैल्यू इसको ऊपर ले जाकर तो ऐसे ही कुछ आएगा ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस, 1 मिनट, सर इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी था। नहीं इन्फिनिटी इन्फिनिटी ये ऐसे इंटू लिखा है जीरो। ना, माइनस इन्फिनिटी इंटू 0, हाँ 0 हाँ। तो 0/0 या तो बना लें। मैं इसको नीचे ले गया हूं तो 0 क्यों नहीं दिख रहा है मेरे को? ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं। पहला रूल लगाओगे तो ये क्या बनेगा जी? माइनस इन्फिनिटी। सर वो नीचे जीरो ही तो बन रहा है। मैं सही लिखा हूं? ठीक ही है, क्या जाता है, 0 माइनस है, कौन सा हमें लड़ाई लड़नी है? देखो तो 0 ये कितना आया था जी? -1/e था ना, कहाँ गया ये? तो -1 पे हमने -1/e देखा और इधर ऐसे है, इस तरह से जा रहा है ये। ठीक है, तो ये इस तरह के भी ग्राफ आपको आने चाहिए, छोटे मोटे बनाने। ठीक है, अगला होता है बच्चों इसमें रिपीटेड रूट, थ्योरी ऑफ रिपीटेड रूट्स। जैसे आप नोटिस किए होंगे एक जगह मैंने डायरेक्टली 1 1 -2 लिख दिया था रूट को। हाँ सर। तो ये कैसे होता है कि इफ अल्फा बी रिपीटेड रूट of f of x equal to 0 r times, एग्जैक्टली मान लीजिए एग्जैक्टली r टाइम्स है, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ से r बार इक्वेशन से लिख देते हैं, जैसे f डैश अल्फा की वैल्यू 0, f डबल डैश अल्फा 0, और इस तरह से f ऑफ r माइनस 1, f ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 एंड साइमल्टेनियसली f r डेरिवेटिव जो होगा वो नॉन जीरो होगा। जैसे अगर दो एग्जैक्टली रिपीटेड रूट हैं तो f ऑफ अल्फा 0, f डैश अल्फा 0 और f डबल डैश अल्फा नॉन जीरो, ये एग्जैक्टली 2 रिपीटेड रूट। तो याद करो ये आया था x³ - 3x + 2 = 0, इसको हमने fx ट्रीट किया तो देखा कि एक इक्वेशन, एक बाई हीट एंड ट्रायल एक रूट आ रहा है 1, इसको डिफरेंशिएट किए तो फिर से 1 सेटिस्फाई कर रहा है ना, यस सर। एक और 1 लिख दिए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका -2 होना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये -2, यही मैंने डायरेक्टली लिखा था। ठीक है, एक दो तीन सर वो लास्ट वाला एक और बार बता दीजिए। लास्ट वाला एक बार और बार बता दें, कौन सा? ये कहाँ गया? ओए ये वाला, यस सर, वो आपने वो पहले वाले का कैसे डिसाइड किया था 1 1 -2? ये नहीं नहीं, 1 1 -2 कैसे आया था उसमें अप्लाई करके बता दीजिए। हाँ ये मैंने कहा था ना कि जैसे 1 बाई हीट एंड ट्रायल एक रूट है, 1 सेटिस्फाई कर रहा है ना, 1 - 3 + 2, ये 3 - 3 0, फिर Yes. मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो 3x² - 3 आया, उसको फिर 1 सेटिस्फाई कर रहा है, एक बार और लिख दिए, फिर डिफरेंशिएट करो, कहोगे कि सर करो डिफरेंशिएट, तो 3x² का डिफरेंशिएशन 6x होता है ना, अब क्या 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1 0 बना रहा है इसको? नहीं सर। नहीं, मतलब 1 सिर्फ 2 ही बार है, तो 1 और 1 लिख दिया हमने। और तीसरा रूट कैसे निकाल रहे हैं? वही प्रोडक्ट ऑफ रूट जो हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ते हैं,
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका कितना है -2, हमारा दूसरा रूट इसका मतलब -2 आना चाहिए। डिफरेंशिएट करने पे तो +1 भी -1 भी तो मिल रहा है। हाँ लेकिन हम अल्फा को लेकर चले हैं ना, जो एफ ऑफ अल्फा, ये जो इसको 0 बनाया है, -1 तो इसका रूट नहीं है ना। ओके, तो वो 6x वाला क्या बताया था ये यहाँ पे? मैं इसको प्रॉपरली करा देता हूँ यार। देखो क्या है कि जैसे मान लो कि ये लिखा है कोई fx पॉलिनोमियल फंक्शन, b पॉलिनोमियल, अब आपको ये है कि लेट अल्फा बी रिपीटेड रूट, रिपीट कर रहा है तो 2 बार तो मिनिमम होगा, एग्जैक्टली 2 टाइम्स। तो मैंने कहा आपसे कि आप एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 करेंगे, अल्फा तो सेटिस्फाई कर ही रहा होगा, एफ डैश अल्फा को भी 0 करेंगे, और जो एफ डबल डैश अल्फा है इसकी वैल्यू नॉन 0 करेंगे, तभी आप श्योर हो पाएंगे कि अल्फा एग्जैक्टली 2 बार रिपीट कर रहा है। उसी तरह से 3 बार रिपीट करने के लिए लेट अल्फा बी रिपीटेड रूट of f of x equal to 0 exactly 3 times। तो फिर इसके लिए कंडीशंस क्या लिखेंगे, 3 इक्वेशन 0 वाली लिख लो, f of अल्फा 0, f डैश अल्फा 0, f डबल डैश अल्फा 0, और f ट्रिपल डैश अल्फा का क्या होगा, नॉन 0। ठीक है, समझे? यस सर। यही मैं लिख रहा था, फिर से मैं उसको दिखाता हूँ। जैसे ये आया था x³ - 3x² + 2, ये हमारे दिमाग में चला कि ये f ऑफ x है, फिर हमने देखा कि f ऑफ 1 0 आ रहा है, तो हमने एक रूट 1 लिख दिया। फिर हमारे दिमाग में क्या चला कि f डैश x की वैल्यू 3x² - 3 आती है, सर ये कुछ और लिख दिए हैं, यहाँ पे ये था ना कुछ, तो इसका फिर से 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो एक और लिख दिया। फिर हमारे दिमाग में क्या चला था, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 6x आता है, तो अब 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फिर इसका मतलब कोई दूसरा रूट बीटा है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर दिया हमने, तो ये आता है -b/a, तो आपको बीटा की वैल्यू मिल गई -2। ठीक है, यस सर। एक्चुअली इसमें ये 2 पैराबोला होते हैं, जेई में जैसे क्वेश्चन आया है, एरिया अंडर कर्व, और एक y² = 4x - 3। देखना पड़ेगा, यही था। तो क्वेश्चन क्या था? 2005 का है, 2005 जेई। यही तो था। देखो तो इसका डायग्राम, ये अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, ये सब तो कर लोगे ना। यस सर। यस बनाया, और इसको बनाओगे डाउन, ये तो ये क्या होता है, ये टच करता हुआ जाता है। अब ये टच कैसे हुआ कंफर्म भाई, तो आपने क्या किया, इसमें से इसको एक पुट कर दिया, ये बन गया x⁴ - 4x + 3 = 0। 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, हाँ यस सर।
इसके डेरिवेटिव को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो दो कॉन्स्टिट्यूएंट रूट मतलब टच, और वैसे भी x-1 का होल स्क्वायर जब फैक्टर बनाओगे, डिवीजन करोगे, तो जो अदर फैक्टर आएंगे उसके इमेजिनरी रूट आएंगे। अगर हम पैराबोला को बाई चांस इंटरसेक्ट करवा रहे होते हैं, ये दोनों तो स्टूडेंट सही बना लेते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट इसको ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो भाई यहाँ आपने दो दो इंटरसेक्शन पॉइंट दिखा दिए ना, तो वो इसका मतलब इनको सॉल्व करने से 2x आने चाहिए, जबकि वो नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है, वो टच वाला केस है। और एरिया कौन सी है, तो ये वाली एरिया है। और आपको सिमेट्री से मालूम है कि दोनों एरिया सेम है, ठीक है। हाँ सर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं ऐसे केसेस में। ये अभी मैं बताऊंगा एरिया वाले कंसेप्ट में। सर इससे मतलब हमको बस इतना पता लगा कि ये 4 की बजाय 3 पॉइंट पे कट करेगा, हाँ मतलब 2 पॉइंट पे टच ही करेगा। हाँ हाँ, लेकिन उसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तो आप देख रहे हो ना। नहीं तो एक मान लीजिए हमें नहीं पता, एक ये भी कह सकते हैं कि हमें कंसेप्ट नहीं आता, तो हम इतना करेंगे, फिर x-1 एक रूट है, मतलब x=1 एक रूट है, तो फिर उसको डिवाइड करेंगे, फिर क्यूबिक जनरेट करेंगे, फिर उसमें पता चलेगा एक x=1 रूट है, तो फिर एक बार डिवाइड करेंगे, फिर एक क्वाड्रेटिक जनरेट करेंगे। और क्वाड्रेटिक का तो आपके पास यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है सॉल्व करने का। चलिए आ गए डेस्टिनेशन पे। हाँ जी, सर तो इसी टेक्निक से हम लोग वो भी पता कर सकते हैं क्या, जैसे मान लीजिए कॉर्ड एक जगह कट कर रही है तो पैराबोला को दूसरी जगह कहाँ कट करेगी, कुछ वैसा यूज कर सकते हैं क्या किसी तरीके से? हाँ कर सकते हैं जहाँ जरूरत पड़ेगी। जैसे वो भी तो सॉल्व करके ही निकलते हैं 2 पॉइंट्स। नहीं वहां देखो कहीं कहीं ये इत्तेफाक से यूज होता है। मैंने तो कहा ना कि जेई में इसके क्वेश्चन वही तो मुझे दिखा था, बाकी तो नहीं दिखता। हम पढ़ाने को पढ़ा देते हैं, लेकिन कभी दिखा नहीं एग्जैक्ट इसी कंसेप्ट पे। जब सब्जेक्टिव होता था ना जेई, तब आते थे इसके क्वेश्चन, अब ऑब्जेक्टिव में नहीं आते। आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? फिर सारे नहीं किए। सारे नहीं किए हैं। अंश तुमने कितना किया है? सर वो कॉलम मैचिंग से पहले तक। चलो ये सब करते हैं लाइन से, और क्या है। अरे ये सबसे इजी टॉपिक है अगर अच्छे से करोगे तो। सर डायरेक्ट डाउट पूछे क्या? तो पूरा कराइएगा या डाउट पूछे पहले? डाउटे पूछ लो, कौन सा बताऊं? एक सेंस सर बता रहे हैं, खोल रहे हैं। हाँ एक सेंस से खोल रहे हैं सर, देख के बता रहे हैं। वैसे ये क्वेश्चन में क्या है कि सपोज द टेंजेंट लाइन हैव द ग्राफ हैव सेम ग्रेडियंट, मतलब होता है बच्चों स्लोप सेम। एफ डैश ए की वैल्यू आपको दी हुई है एफ डैश बी के इक्वल, डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस ए आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 3a स्क्वायर प्लस ए 2/3 स्क्वायर प्लस बी, सॉरी ए, तो ए कैंसिल, ए इक्वल टू बी आएगा और ए इक्वल टू माइनस बी आएगा। आपसे कह रहा है कि ए बी सेम नहीं है, तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके। और आपसे एफ ऑफ 1 पूछ रहा है, तो एफ ऑफ 1 निकालोगे तो 1 प्लस ए प्लस बी आएगा, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये आंसर आ जाएगा 1। ये देखो, देख लो, लोकल एक्सट्रीमम मतलब मैक्सिमम मिनिमम, तो इसको एफ डैश एक्स करते हैं, तो ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 3 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 1, ओके। इसके रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो 3 कैंसिल कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। लोकेशन ऑफ रूट्स में हम लोग टांग अड़ा के नहीं पहुंच जाते हैं, जब हमें सॉल्व हो रही होती क्वाड्रेटिक तो रूट ही निकाल लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू निकालोगे तो a प्लस 1 आएगी और a माइनस 1 आएगा, ये क्रिटिकल पॉइंट्स है।
अब इन दोनों को आप क्या करिए, -2 और 4 के बीच में लाई करा दीजिए और इंटरसेक्शन ले लीजिए। क्या आएगा बताओ, -3 से इधर आएगा 3 तक, और यहां से -1 से ये आएगा 5 तक, है कि नहीं? हाँ सर। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन है? -1 से 3। हाँ सर एक बार वो ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा का भी कंसेप्ट बता दीजिए। लोकल मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट ये है, आप चाहें तो लिख ग्लोबल सकते। ग्लोबल वो जो पूरे फंक्शन में कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा। ग्लोबल तो एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल या ऐसे आता है, जैसे कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आप क्या करेंगे, उसको निकालने का एक तरीका होता है कि आप पहले सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लीजिए इंटरवल में, और फंक्शन की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट पे निकालिए, कंपेयर और गेट द रिजल्ट। जैसे मान लीजिए इस तरह का है कुछ, तो इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है हमें, ये ग्लोबल हो जाएगा, और सबसे छोटा कौन दिख रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट। इसको थोड़ा सा इधर टाइम खींच देते हैं, तो मान लीजिए ये दिख गया, तो यहाँ आ रहा है ग्लोबल मिनिमा और ये आ रहा है ग्लोबल मैक्सिमा। तो ये एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल पे भी आ सकते हैं और इन बिटवीन क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी आ सकते हैं। इनको निकालने का जो तरीका होता है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आप क्या करिए, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लीजिए, C1 C2 C3 C4 Cn, और एंड पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल लीजिए, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको ग्लोबल मैक्सिमा कह दीजिए, और जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको ग्लोबल मिनिमा कह दीजिए। ये कंसेप्ट हमारा रेंज निकालने के काम आता है, रेंज ऑफ ए फंक्शन। सर 5। 5 यस। कहाँ है 5? ये हाँ सर। बोट, ये वर्ड क्लियर नहीं हो पाया, क्या कहना चाह रहा हूँ। अरे कह रहा है कि जैसे तुम कहीं से भाग रहे हो, हम तुम्हारे पीछे वहीं आ रहे हैं, तो एक दूरी होगी ना, जैसे आप एक जा रहा है वहां से, एक आ रहा है, तो एक टाइम आएगा जहां पे वो दोनों के बीच में सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगी, और वो टाइम कौन सा है। इसलिए मैं पहले ये क्वेश्चन छोड़ दिया था, फिर अभी 9 बजे ना, तो सोचा कि यार फिजिक्स वाले सर क्लास ले रहे हैं, क्या छोड़े हैं, थोड़ा देखें क्या है ये, तो फिर देखा यार ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था ये पूरे सीट में, खाली पढ़ समझना है। ये मैं बताता हूँ क्या है। ए बोट लीव्स द डॉक, मान लीजिए कोई जगह है, यहां से एक बोट लीव कर रही है ड्यू साउथ, मतलब साउथ की तरफ, एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर हमने पर आवर की स्पीड से भागना यहां से स्टार्ट किया। अनदर बोट हैज बीन हेडिंग ड्यू ईस्ट, है ना, इसको थोड़ा सा इधर बनाना चाहिए था मेरे को, क्या फर्क पड़ता है, इधर मान लो ईस्ट है तुम्हारा, क्वेश्चन सॉल्व में थोड़े इन्होंने दिखाया है। और ये स्पीड कौन सी स्पीड से आ रही है, ये 15 किलोमीटर पर आवर से, एंड रीचेज द सेम डॉक। ये डॉक कोई जगह का नाम है, कुछ होगा डॉक का मतलब बोट वोट की भाषा में। वो डॉक कहीं उसको तो नहीं है जो तैर रहा होता है, वो आजकल गंगा जी में लगा देते हैं सब, उसी पे खड़े होकर गंगा जी के दर्शन करते हैं, कुछ उसी तरह का लग रहा है। स्टेशन होगा सर। हाँ स्टेशन। हाँ, स्टेशन टाइप का है। एट 3 PM, मतलब 2 PM से 3 PM 1 घंटे का गैप है, and received the same dock at 3 PM. At what time the two boats were closest to each other? एक जैसे इधर आ रही है और एक इससे दूर भाग रही है, एक टाइम आएगा जब ये क्लोजेस्ट होंगी एक दूसरे से, तो वो टाइम निकालना है हम लोगों को। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही ना क्लोजेस्ट होता है सर। हाँ, परपेंडिकुलर नहीं, मतलब ये जैसे अभी फिलहाल में स्टार्टिंग पॉइंट पे देखोगे तो ये 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है ना शायद इनमें, 1 घंटे में भाई साहब यहाँ से यहाँ गए हैं, इसका मतलब ये 15 किलोमीटर होगा ना। हाँ अभी और ऐसा हो सकता है कि
हम एक बार सिचुएशन ऐसे बनाए हों, ये यहाँ आई हो, ये यहाँ गया हो, और हो सकता है ये 15 से कम हो, इट में बी पॉसिबल। हो सकता है ना। हाँ सर। तो इसको एक फ्रेश डायग्राम बना देते हैं, सब हटा के। ऐसे एक वर्टिकल लाइन ऐसे खींच लेना, और ये एक यहाँ दिखा देना किसी को, एक को यहाँ दिखा देना, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये अपना डॉक है मान लीजिए, टाइम टी की बात कर रहे हैं, टी वो टाइम ही निकालना है। तो ये 20 किलोमीटर पर आवर से, तो ये 20 टी डिस्टेंस आगे चली गई होगी ना, ये वाला 20 टी, और ये टोटल 15 था, तो ये चला होगा 15 टी। तो ये जो बचा होगा ये 15 माइनस 15 टी लिख दें। हाँ सर। यहाँ पे टी आवर्स में है, और टी की वैल्यू क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में हो सकती है। तो ये पाइथागोरस लगा दीजिए, ये मान लीजिए डी है, तो डी स्क्वायर लिख देते हैं 20 टी का होल स्क्वायर और प्लस 15 टाइम्स 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। इसको एफ ऑफ टी मान लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एफ ऑफ टी आ गया आपका, ये कितना होता है जी 400 टी स्क्वायर और प्लस 225 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और वो मिनिमम वैल्यू या तो किसी क्रिटिकल पॉइंट पे आएगी, या तो 1 पे आएगी, या तो 0 पे आएगी। तो कितना होगा 800 टी, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 450 1 माइनस टी, देखो तो हाँ इसको 0 करते हैं। अच्छा 800 1250 टी की वैल्यू कितनी आती है 450 अपॉन 1250, ऐसे कुछ। ठीक है, ये फ्रैक्शन तो आ रहा है, 0 पहले गायब किए, 9 बटा कितना होता है जी 25। हाँ हाँ यही सर। है वो मिनिमम, और इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 ही से करेंगे ना। कहोगे सर 60 से नहीं करेंगे, ये सेकंड तक की लड़ाई लड़नी है इसमें, बाप रे बाप। 21 सेकंड 40 सेकंड। 3600। हाँ नहीं, पहले मिनट में बदलना चाहते हैं। ये हो गया 12 और ये हो गया 5, 108 बटा 5, 21 आ गया, तो ये 15 वाली पार्टी गायब। और 3 मिनट को सेकंड में बदलोगे तो कितना होगा, नहीं 3 मिनट होगा। कहोगे कि सर 21 प्लस आप 3 बटा 5 लिख रहे हो ना, मल्टीप्लाइड बाई क्या करना होगा हमें 60। हाँ 60। कितना होता है ये 36। कितना होगा वो 36। हाँ तो हमारा टाइम है 2 बजे से आगे चले गए, 2:21 पे 36 सेकंड। और 36 सेकंड। मतलब ये झूठ मूठ का है, लेकिन वही है कि क्लोजेस्ट वैल्यू दी हुई है। और आप एक बात करना, एक जैसे कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपको कैसे पता चल गया कि ये जो आप 9/25 निकाले हो इसमें मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो आप एक काम करिएगा 0 और 1 रख दीजिएगा इसमें। तो एक बार 0 रखेंगे तो आपका 15 किलोमीटर आंसर आएगा, और 1 रखेंगे तो 20 किलोमीटर आंसर आएगा, और जब एक बार 9/25 रखेंगे तो 15 किलोमीटर से लेस आंसर आएगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस t इक्वल टू 9/25 आवर्स पे ही मिल रही है, और ये t वही 2 से 3 बजे वाला 1 घंटे वाला टाइम है। और बताओ, सर ये सब हो गया। हो गए हैं। सर एक इसमें था
10 नंबर। बताऊं? हाँ सर। ठीक। एफ एक्स इज डेरिवेबल मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन विच इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स एंड हैज नो क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब वही स्टिकली इंक्रीजिंग है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 कर देंगे, क्योंकि इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें क्रिटिकल पॉइंट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ए ऑप्शन की बात करते हैं। मान लो कि ये तुम्हारे पास है एफ ऑफ 3 माइनस 4x, डिफ्रेंशिएट करो, क्या लिखोगे जी, एफ डैश 3 माइनस 4x इंटू मल्टीप्लाइड बाई -4। -4। तो कहोगे कि सर ये तो पॉजिटिव है, लेकिन इस -4 ने चौपट कर दिया, तो ये इंक्रीजिंग, ये तो गलत हो गया। बी ऑप्शन y, ये वही है क्या, ये ट्रू हो गया। सी ऑप्शन y इक्वल टू, मान लीजिए कुछ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, डिफ्रेंशिएट करिए तो ये एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये 2x माइनस 1 आएगा ना, ये तो पॉजिटिव है, और x अगर 1 से बाई 2 से ग्रेटर है तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी ट्रू है। और इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x, ये भी ट्रू है। अरे ये कैसे पता चला, डी जी ऑफ x की वैल्यू क्या दी हुई है, एफ क्यूब एक्स, यही है ना। हाँ सर। तो डिफरेंशिएट करो इसको, तो 3f स्क्वायर एक्स इंटू एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स तो पॉजिटिव था ही, हाँ और ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा। बिल्कुल, आंसर इसका BCD है। और सर वर्ड प्रॉब्लम। ये वाला, हाँ इसमें भी यार एक बवाल ये है कि ये एक फैक्ट्री है और यहाँ टाउन से जाना है हमें वहां तक, कुछ रेलवे ट्रैक यूज कर रहे हैं, कुछ रोड से हाईवे से जा रहे हैं, रेलवे ट्रैक हाईवे, रेलवे ट्रैक हाईवे। ठीक है, हाँ ए सर। फैक्ट्री इज कनेक्टेड विथ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक बाय ए हाईवे, टाउन ए, टाउन ए है हाँ, लाइज ऑन द रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक पे टाउन ए है। द डिस्टेंस डीबी, डीबी ये जो फैक्ट्री और रेलवे ट्रैक के बीच की डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है, इज 5 किलोमीटर। द सेगमेंट ए बी, ए बी ये पूरा सेगमेंट है बेस तक, एक प्रकार से कह सकते हो, इज L किलोमीटर है ये L। अब ये फॉर साइड चार्ज कुछ होगा, कुछ कैरी वैरी करने का, ऑन हाईवे इज 2 टाइम्स हायर देन, ऑब्वियसली यार रोड वाला खर्चा ज्यादा होता है, तभी तो ट्रेन से सब सामान इधर उधर करते हैं, रोड वाले सस्ते होते तो फिर ट्रेन तो बंद हो जाती। ये कह रहे फोर साइड चार्ज ऑन हाईवे आर 2 टाइम्स हायर देन द रेलवे, मतलब यहाँ का कॉस्ट निकालेंगे और जो भी कॉस्ट होगा इसका डबल कर देंगे यहाँ पे, है ना। ए हाईवे डीपी इज कनेक्टेड, डीपी कहाँ है भाई, अच्छा इस हाईवे को कहाँ है, हाईवे है, डीपी इज कनेक्टेड टू ए रेलवे ट्रैक सच दैट एपी इज x किलोमीटर, सी द फिगर। इफ L की वैल्यू गिवन है देन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फॉर साइड चार्ज इज मिनिमम, इस तरह से सब कह रहा है। तो फॉर साइड चार्ज ऐसे निकाल लेना, कुछ लैम्डा लगा देना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये L माइनस एक्स होगा ना, ये पाइथागोरस से आ जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना जी। तो मान लो कि वो चार्ज एफ एक्स है, तो क्या लिखेंगे, पहले x चलेंगे, लेकिन यहाँ पे ये हम लिखने जा रहे हैं, लेकिन कह रहा है कि ये डबल कॉस्ट आ रही है इसकी, तो इसका डबल कर देंगे यहाँ पे। और आपको x का इंटरवल क्या दिया हुआ है, x कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, तो आप कहोगे 0 से लेकर L तक, समझे। हाँ सर। तो इसी को करना तो है, डिफरेंशिएट करना है,
एक अब दो हो बार जाएगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाता है। मैं भी जब पढ़ रहा था तो ऊपर ऊपर बाउंस जा रहा था, फिर हमने कहा यार ये कर क्या रहा है। तो फिर जब रियलाइज की कि मान लो कि मैंने ही कोई फैक्ट्री प्लांट किया, ये टाउन है, रेलवे ट्रैक है, कुछ सामान हम ट्रेन से ढोना चाहते हैं, कुछ हाईवे से ढोना चाहते हैं, तब हमें पूरा रियलाइज हो गया कि हाँ ये चीज है। एप्लीकेशन बेस्ड है। सर एक आखिरी डाउट है। एक काम करना है, इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर देना और एल की वैल्यू पुट करोगे ना तो अपने हाँ आप एक्स आ जाएगा। हाँ सर। कौन सा आखिरी डाउट? सर सेक्शन 3 का 2। इंटीजर टाइप हाँ कहाँ होगा थोड़ा बताना। ये दो, ये वाला। हाँ ये सर इसमें आंसर मैच ही नहीं कर रहा है मेरा। कंसीडर द सर्कुलर आर्क एबीसी ऑफ रेडियस आर। ये 30 डिग्री है। ये तो आप निकालते हो तो ये कितना था, 2 sin 15 डिग्री भाई को साइन फॉर्मूला। हाँ मुझे याद नहीं आता यार, कॉस आता है साइन आता है, देखना पड़ता है बार बार। ऐसे निकालते थे हम लोग, डी कॉस 30 लिखते थे, मतलब कि कहोगे कॉस थीटा ही लिख दिया करिए, और कॉस थीटा लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। तो डी स्क्वायर लिखेंगे 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस 30 थीटा, ये 4r स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका रूट लेंगे तो 2r साइन 15। ठीक है। सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट एबीसी हैविंग रेडियस, एक सर्किल है जो एबीसी से पास कर रहे थे, इसका सरकम रेडियाई निकालना है। कैपिटल आर का फॉर्मूला था एबीसी अपॉन 4 डेल्टा ना जी। हाँ सर। तो एबीसी तो दिख रहे हैं आपको, आर स्क्वायर 2r साइन 15 डिग्री होल डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा कितना है, तो 1/2 r स्क्वायर, और इसका भी साइन लेते हैं क्या? हाँ बोलते जाओ। हाँ सर यही गलती हो गई। तो ये गायब हो गया क्या? 2 गायब हो चुका है, आर हाँ। स्क्वायर गायब हो चुका है। इसका हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दें, आर साइन 15, 15 और ये कितना होता है 2 साइन 15 डिग्री। 15 cos 15। हाँ हाँ समझ गए सर। अब ये क्या कर रहा है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, कर दिया भाई। 1/2 कॉस 15 डिग्री आ गया, इसको मल्टीप्लीकेशन करके आंसर पूछ रहा है। आंसर वही 1 है। हाँ 1 है 1। आप कहाँ मिस्टेक कर रहे थे? सर ये ABC/4 डेल्टा में। अच्छा एबीसी बाई 4 डेल्टा। ओके सर बाकी लोग लगता सेकंड है वाला पेपर अभी अटेम्प्ट करना है सर। हाँ AOD2, अरे वो इससे आसान है। हाँ वो अभी किए नहीं है पूरा। एक कितने देर में होता है? हम तो तुम लोग का कैसे की कितने जॉब किए थे जी, 5:30 बजे करीब ना। हाँ सर। तो मैं फिर लेट गया यहाँ पे, 4 क्वेश्चन किया, ऐसे नींद, मैंने कहा सो लेते हैं यार थोड़ा सा। सोए, और नींद यार ऐसी पड़ती है ना, हमने कहा अच्छा भी लगता है कि चलो नींद आ रही है, कई बार तो नींद ही गायब हो जाती है। नींद गायब होने का मतलब बीपी शुगर, जानती हो आजकल क्या क्या होता है। तो हमने सो गए, फिर हम सोचे यार डिस्कस करना है, टाइम निकलता जा रहा है निकलता जा रहा है। उन्होंने कहा जब तक हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो क्या, एक तो लगा लेते हैं। फिर लालच हुआ कि कोई दूसरा दोनों करके आए होंगे तब, तो हमने दोनों लगाया। फिर एरिया वाला भी लगा लिया, मैंने कहा उसको भी लगा ही लेते हैं। तब तक देखा कि 8:45 हो रहा था, तो मंडल सर को मैंने फोन किया कि आप 9 से क्लास ले रहे हैं क्या? तो बोल रहे हैं कि हाँ हाँ। मैंने कहा लीजिए, टाइम लगता है जी इसमें, हम खुद फेस करते हैं ना, हमें भी टाइम लगता है।
अभी जैसे मैं तुरंत रिसेंटली किया हूं कि मेरे को अभी याद है, तो आज ही किया हूं ना। अच्छा है, इसकी जो दूसरी सीट है वो और अच्छी है, लेकिन वही है कि आप लोग कितना लगा पाओगे, एक एक दिन में भी लगाओगे तो लगेगा कि बहुत बड़े अचीवमेंट कर रहे हैं, जबकि इसमें 15-20 ही तो क्वेश्चन है, ऐसे लगता है। सर फिजिक्स का भी तो था, हाँ फिजिक्स का भी था सर असाइनमेंट। हाँ, फिजिक्स का तो मैंने एक ही साथ आप लोग को अपलोड कर दिया है ना। हाँ सर। चंपक जी भेजे हैं कि नहीं देखें। ये हो गया, इसको सेव पहले कर ले, नहीं तो पता चला ये उड़ हाँ सर। जाएगा, जनता त्रस्त हो जाएगी। हम्म। अरे भाई सुभाष जी बोल रहे थे चंपक जी को कि भेज देना, आज भेजे नहीं। कोई बात नहीं, अब ये सब कुछ होगा। सर 5th क्वेश्चन एक बार बता दीजिए फिर से। बोट कौन सा? बोट सम। फोर्थ? नहीं सर 5th वाला है बोट बोट सम। इसी का फोर्थ ना। नहीं सर ईस्ट मूव हो रहा है नॉर्थ मूव हो रहा है वो बोल रहा था ना। बोट सम बोट। और बोट वाला? पूछ रहे थे, बोट वाला। अरे वो तो रिलेटिव मोशन में तुम लोग इतना करते होगे यार, हमें तो हाँ लगता है सर, कि हम क्या है बताएं। पहले हम सोचे सर रिलेटिव मोशन ही लगा ले। हाँ, पहले हम सोचे रिलेटिव मोशन ही लगा ले। रिलेटिव मोशन आप लोग पढ़ते तो होगे बहुत अच्छे से। हाँ सर पढ़े। अरे यार वो बहुत अच्छे टॉपिक होते थे, रिलेटिव मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। मेरे को इतना मुझे मालूम है ना, जब मैं वो सब बनाता हूँ उली उली, जब मैं देखता हूँ ना, तो मेरे को वही 11th वाली याद आ जाती है। फीलिंग से कनेक्ट, फिजिक्स थोड़ी फीलिंग वाली होती है ना, तो ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो जाता है तुरंत। ये मैथवा में नहीं आता है फीलिंग की 11th क्लास में, लेकिन उसमें जैसे रिलेटिव मोशन बोला ना, तो नाव बनाते थे यार कितना अच्छे से। उसमें तो एक हमने पढ़ा था, मुझे याद है कैसे पढ़ते थे कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर अर्थ ऑपोजिट। अर्थ के रिस्पेक्ट में दिए जाएं, तो एक को रेस्ट में लाने पे दूसरे को वो सारे चीजें मिल जाती हैं, मगर डायरेक्शन पलट कर, ऑपोजिट हो जाते हैं। है ना, ऐसे कुछ करके हम लोग, और उससे सारे क्वेश्चन हो भी जाते थे। रिवर बोट प्रॉब्लम वगैरह। हाँ, रिवर बोट प्रॉब्लम, वो छतरी वाले रेन प्रॉब्लम। मैन। हाँ, और बहुत आसान होता है, वेक्टर से करने पे बड़ा आसान होता है ये सब। हाँ सर। वेक्टर से ही करते हैं हम लोगों ने, तो कॉम्प्लेक्स जो एसी सर्किट है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर से पढ़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा वाला, उसी से करते हैं, बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाती है सर्किट, पूरी आरसी सर्किट, एलसी सर्किट, फिर थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम होते हैं, वो सब तुम लोग के सिलेबस में कोई पढ़ाता नहीं। स्टार डेल्टा कनेक्शन का नाम लेते हैं फिजिक्स वाले सर लोग? करंट इलेक्ट्रिसिटी में ना। हाँ, हाँ सर। स्टार डेल्टा रेजिस्टेंस में आता है। पहले दिन ही मुलाकात हुई थी आईआईटी में, हमने कहा ये कौन सा बवाल है भाई, हम लोगों ने पढ़ा नहीं था स्टार डेल्टा प्रिपरेशन के दौरान। आईआईटी के एक प्रोफेसर थे, कह रहे थे पढ़ लो, आए हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कुछ तो शॉर्ट लगेगा। वैसे आईआईटी की लाइफ अच्छी होती है यार, जाओ तुम लोग आईआईटी वाईटी। जयराम जी क्या सेवा कर सकते हैं आपकी, बताइए। वो क्वेश्चन बोल दो सर एक बार। वही है। ड्यू वाला हाँ 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन पे फिर से चलें, चलो एक बार और करते हैं उसको। एक्चुअली मैं पहले गोला मारा था, फिर मैं सोचा यार इसको कर ही लूं, कहा है बच्चों को बोलूंगा कि बाद में अटेम्प्ट करेंगे। फिर जानते हो मेरे को ये भी लगा कि 3-4 क्वेश्चन के लिए हमें डिले नहीं करना चाहिए, सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, 3-4 तो हम कभी भी पीपीटी बना के डिस्कस कर देंगे। देखिए क्या हो रहा है ना कि ये कोई डॉक पोजीशन है, डॉक, और एक बोट है
जो 2 बजे हैं घड़ी के, मतलब 2 PM मतलब होता है दिन के 2 बज रहे हैं, और वो साउथ की तरफ, ड्यू साउथ मतलब होता है कि साउथ की तरफ वो जाना स्टार्ट कर दी। ठीक है, हमने वैसे डायग्राम उल्टा बनाया था, ये वाला पार्ट इधर होना चाहिए, तो क्या फर्क पड़ता है, ये वाला तो वहीं लिखते हैं ना उसके। अरे हम लोग ऐसे कुछ मैप में बनाते हैं ना जी। राइट में ईस्ट, हाँ ऐसे कुछ लेफ्ट बनाते में हैं, ईस्ट वेस्ट। इधर, वेस्ट इधर, साउथ सॉरी नॉर्थ इधर, और साउथ इधर, ऐसे कुछ लिखते हैं ना। हाँ सर। इसी से लग रहा है तुम लोग कंफ्यूज हो, इस जर ने उल्टा कैसे घूम गए। चलो तो सही बना दूंगा। एंड ट्रेवल्स टू साउथ एट स्पीड, मान लीजिए मैं ही बोट हूं तो मैं भागना स्टार्ट कर दिया 20 किलोमीटर पर आवर से, मैं भागना स्टार्ट कर दिया हूं। मेरा एक दुश्मन है जो मेरे को पकड़ना चाहता है। एंड द बोट हैज बीन हेडिंग ड्यू ईस्ट एट 15 किलोमीटर। कोई इसको ड्यू ईस्ट मतलब पूरब की साइड किसी ने इसको टारगेट किया है और वो उसको हेड कर रहा है। एंड रीचेज द सेम डॉक, इसी डॉक पे वो दूसरा मेरा दुश्मन आएगा 3 बजे, जब दिन के 3 बजे होंगे मतलब 1 घंटे बाद वो पहुंच जाएगा। एट व्हाट टाइम द टू बोट्स वर क्लोजेस्ट टू ईच अदर, मतलब ऐसे ही कौन सा वक्त है जब हमारे दोनों जो बोट हैं, मैं और मेरा दुश्मन, सबसे नजदीक होंगे, वो टाइम निकालना है। तो मैंने ये डायग्राम इसलिए उल्टा बनाया था क्योंकि हमें ये दिखाना चाहिए था कि मान लीजिए अगर हम मैप में बात करते हैं तो यहाँ से हम लोग साउथ की तरफ जा रहे थे और एक ये ड्यू ईस्ट जा रहा है ना, तो इस तरह से, तो ये यहाँ से 1 घंटे में भी पहुंच जा रहा है वहां पे नाव लेकर। तो ये जो डिस्टेंस है ये 15 किलोमीटर है। ठीक है, और मैंने कहा था कि टाइम टी पे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो टाइम टी पे ये इसकी जो ये डिस्टेंस है ये बोट की, ये 20T होगी क्योंकि ये 20 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, और ये डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक की 15T। तो आपको तो ये निकालना है ना, ये वाला पार्ट थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं इसको, ये वाला, ये कितना होगा जी, 15 में से 15T हटाओगे ना, हाँ सर। लगाओ इसी डी को क्लोजेस्ट करना है, यही मैं समझ में। आप लोग क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं होते हो यार, हम तो पूरा फील लेते हैं कि हाँ भाई हमने भाई फैक्ट्री वैक्ट्री लगाई है, टाउन है, ट्रेन चल रही है, क्या करना है। IIT के पेपर में एप्लीकेशन आते हैं ना ये सब, थोड़ा ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन पूछने चाहिए। IIT वाले मैथ में उसे भी कम पूछते हैं। जयराम जी का डाउट हमने दूर कर दिया। और ये कौन है, डेयर डेविल, क्या नाम है जी इसका, डेयर डेविल बांगड़ू, तुम्हारा नाम क्या है, चैट करके बताएगा क्या। चैट करके बता रहा है। अब मैं क्या सेवा करूं, सर फिजिक्स की क्लास कब हुई थी सर? फिजिक्स की क्लास कब हुई थी सर? कब से हुई थी, हाँ सर। फिजिक्स की सर 9 से 10 थी ना। सर जूम मीटिंग नहीं डाला था ग्रुप में। हम तो यार इसीलिए बार बार डाल देते हैं कि अरे डाले तो थे। हमें एक ही लिंक है, हमारी लिंक को सेव करके रख लो, उसी को बार बार भेजता रहता हूँ। ठीक है सर, आपका ही लिंक है ना। एक्चुअली पेड वाले जूम में काफी सारी फैसिलिटी मिली है, 997 रुपए खर्च करने का फायदा दिख रहा है मेरे को। एक तो वो साला 40 मिनट वाले बवाल से जहां, मैंने तो इसे देखते रहते थे। सबसे ज्यादा तो उससे छुटकारा है। और दूसरी बात की रिकॉर्डिंग के लिए हमें सारी फाइल्स को नहीं कलेक्ट करना पड़ता है। गूगल मीट भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, इसी तरह का है।
वो थोड़ा सा उस तरह का है कि मतलब जैसे मैसेज करना हो तो स्टूडेंट कनेक्टेड होते हैं। सर ये उससे बेटर है। जूम ना, हाँ मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि वो देखा, मैं उतनी क्वालिटी नहीं अच्छी आ रही थी। दानिश आ गया। आ गया, अरे यार अब तो छुपना पड़ेगा मेरे को। दानिश तुम लिख रहे हो हाय सर, अब तुम जगोगे बेटा रात भर और हम लोग जा रहे हैं सोने। तुम थे कहाँ? ऐसा तो नहीं कश्मीर में रात को ही नेटवर्क चलते? कहीं पाकिस्तानी रात को तो नेटवर्क नहीं चला रहे हैं जी। एडवांस का फॉर्म ही मिस हो गया, क्या कर दिया भाई? क्या कर दिए तुम एडवांस के फॉर्म में? गजब लड़का है ये। अबे वहां से शिमला उमला कितने दूर है जी? एक दिन आ जाते जब इतना नेटवर्क का इशू है तो, या कहीं ऑफिशियल जगह पे चले जाते। अभी भाई साहब गांव छोड़े नहीं होंगे अपना, कश्मीर की वादियों घूम रहे होंगे। क्या लिखा है सर? ट्रांजैक्शन ही फेल हो गया साइट सा, साइट पे प्रॉब्लम है। साइट इतने दिन से खुली है भाई, साइट से कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? मोदी को मैसेज करो, मैसेज करो मोदी को। क्या क्या करता रहता है ये लड़का। आज और कल रात को थी इसलिए, अब लास्ट मोमेंट पे फॉर्म भरोगे तो क्या होगा भाई? हम तो मत बोलो, नहीं तो हम सेंटी हो जाएंगे। तुम लोगों को फॉर्म हम यार पहले भरना चाहिए। अब यार हम क्लास बंद करके एक दिन फॉर्म में भरवाते। गवर्नमेंट चीजें हैं ना इसमें, उनको क्या है, आप उनके लिए एक नंबर है। आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा उससे आपको और आपकी फैमिली को फर्क पड़ेगा। बाकियों के लिए क्या है, एक नंबर आप हैं। आप सेलेक्ट हो गए तो वो कहेगा कि मेरा ज्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ, नहीं होंगे तो एक नंबर कम हो गया। अब क्या क्या लिख रहा है? कल सा आज तक। हाँ तुम, मुझे मालूम है तुम एक्साइटेड स्टेट में हो। क्या आगे इन्होंने डेट बंद कर दी क्या? एडवांस वाले हैं भाई, बड़े पंचुअल हैं। एक तो जेई मेन वाले से इसी साल खुन्नस में खाए हैं। सर ऑलरेडी एक्सटेंड कर चुका था। अब ये पता ना क्या लड़का करके आया है, भगवान जाने। देखें भाई ये लोग क्या टाइम दिया इन्होंने। नहीं टाइम दिया ना, इतना दिन 22 तारीख तक तो ये फॉर्म भरवा रहे हैं। बताओ स्टूडेंट को जितना फैसिलिटी मिलती है ना। हमें याद है हम आईआईटी कानपुर में जाके एसबीआई बैंक के सामने फॉर्म खरीद के वहीं पे फॉर्म भरे थे और जेई ऑफिस में सबमिट किए थे उसी दिन। अब तो बच्चों को इतना फैसिलिटी, पेमेंट का, वो कागज वाले फॉर्म होते थे, गलती हो गई तो गए काम से। आजकल तो लगता है कि 10-12 बार फॉर्म भर देंगे सब, वैसे फॉर्म मिलने लगे तो। यहाँ गए हो कभी? किसी ने कोई गया है यहाँ पे? हाँ सर। हाँ पटना वासी तो गए ही होगे। सही, मेरे भैया वहीं पे है ना। ओके, इसकी फोटो तो बड़ी भेजते होंगे। हाँ यार सर। हम आए थे आईआईटी रुड़की नहीं गए हैं। ये तो खड़गपुर है ना, यहाँ गए हैं एक बार। चलिए हम चाहते हैं कि आप लोग यहीं से हमें अगली बार कॉल करें
अब ये दानिश तो कश्मीर से ही लगता है कॉल करेगा। श्रीनगर, अबे तुम फॉर्म भर पाए हो कि नहीं? सर अब काया ही करा, मतलब ये फॉर्म भरा है कि नहीं? अरे कुछ तो बोल दे भाई, बोलते तो हो रोज रोज। फॉर्म उसका मिस हो गया, ऐसे नहीं भर पाया लगता है। अब ये लड़के को क्या किया जाए? फॉर्म ही माँ ट्रांजेक्शन फेल हो गया। देखिए मैं अब क्या कर सकता हूं उसके लिए। समय जब एक बार निकल जाता है ना, समय की कीमत बहुत होती है। 2 दिन से ट्राई कर रहा था, कल और आज। यार ऐसी चीजें ना, जब टाइम हो तो थोड़ा सा वो करना चाहिए। मैं लाइफ का सवाल होता है। तुम शिमला चंडीगढ़ से तुम किसी ऑफिशियल सेंटर पे भी नहीं गए होगे जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हो, या वहाँ पे जो सिस्टमेटिक काम करते हो। ये घर गांव में ही अपना ढूंढ रहा होगा, साइबर वाइबर भी नहीं गया होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। ही करूं? अब दनी साहब के कोडवर्ड में मैं क्या बात करूं, है ना? हम रोज रोज ये वेबसाइट तक होम पेज में लगा रखा है कि आपको देखेगा तो याद आएगा। और ये देखो इनके डिस्प्ले पता ना कितने चलते रहते हैं। ये न्यू न्यू एक काटते हैं, फिर एक बढ़ते हैं, फिर एक काटते हैं, फिर एक बढ़ते हैं। इनका कुछ ज्यादा ही सिस्टमेटिक काम होता है, और जितना सिस्टमेटिक काम है उतनी आपने इसकी वाट लगा रखी है। देखो इन्होंने एक डेट दिया था, उसको कैंसिल किया, फिर दूसरी डेट दी। कब दिया था ये भी पता है, 26 तारीख। हर डेट तक लिखे रहते हैं पोस्टेड ऑन, ताकि कोई ये ना बवाल करे कि हाँ कब मैसेज किया तुम लोगों ने। अपने आप में एक अचीवमेंट है यार, इसको देखो तो लगता है एक बार एनर्जी तो आ ही जाती है। और दानिश भाई साहब हैं कि पता ना क्या कर रहे हैं। कल अब तो कितने बजे क्लास रखिएगा? कल मैं सोच रहा हूँ यार, कल 11 बजे क्लास रखता हूँ, पहले ही आज ही मैसेज कर देता हूँ। क्योंकि हमें कोई तो काम है, पहला काम तो ये करना है। क्या करूँ क्लास का? कल हमें फिजिकल केमिस्ट्री करनी है, और ये भी लटक गया। आप लोग कम से कम 2-3 जो हो अटेम्प्ट करो, जयराम और अंश, कम से कम ये दो। और कौन है दनिश, तो ये तो कल से गायब ही हो जाएगा, कहेगा फॉर्म ही नहीं भर पाए। ठीक है। अच्छा दनिश कह रहा है कि तब भी पढ़ूंगा। ठीक है बेटा पढ़ो, अगर तुम कर सकते हो तो। सर सीट सब अटेम्प्ट कर ली, क्या बात है। अरे बेटा फॉर्म जरूरी था ना तुम्हारे सीट से। कल हम लोग 11 बजे, 1 मिनट रुको कैलकुलेशन करने दो यार। 9 बजे तो मीटिंग है। 9 बजे वाली मीटिंग कितने बजे खत्म होगी? 11 बजे होगी। 12 बजे रखते हैं। 12 बजे, 12 बजे रखेंगे कल, है ना? 12 से 2 करेंगे। और क्या, ये 2-2 घंटे का ही रखते हैं, 2 घंटे के अंदर समेटेंगे एक सीट को। अमन भाई साहब आए हैं, आ जाओ आ जाओ। अरे आईआईटी की सीट बट रही है। अच्छा ये सब सोचते क्या होंगे, देखते हैं सर कर क्या रहे होंगे। खिड़की लेने आते होंगे सब। धनी सब क्या हो गया तुम्हें? ये क्या है भाई? ये बोलेगा नहीं लगता, इसका स्पीकर आज कश्मीरियों ने छीन लिया है। आवाज नहीं। अरे कहीं फातवा वाले तो नहीं तुम्हें पकड़ लिए, फॉर्म नहीं भरने दिए?
जैमर लगा दिए हो, IITian कोई नहीं बनेगा, सबको ISI जाना है। अब मैं मजाक कर रहा हूँ यार, बुरा मत मान लेना, नहीं तो कई वीडियो पहुंचा दिए तो IS वाले हमारे यहाँ आएंगे, अरे तुम आओ इधर। जैसे मैं रायपुर में था ना, नक्सलियों के बच्चे पढ़ते थे बहुत सारे थे, तो वो लोग एक उससे रील करते थे, हम लोग को एक बड़े इज्जत से देखते थे। हमारे बच्चे को आप इस जंगल से आगे निकल चले जाएंगे, इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। हम उसको दूसरी तरह से पहले सोचते थे उनसे मिलने से पहले कि कहीं टपका उपका दिए तो क्या है भाई, फ्रस्ट्रेशन। हाँ IIT भाई धनीश जी, हम आपसे माफी मांगते हैं, सेशन इन करने जा रहे हैं और 11:56 हो चुके हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं दूसरी सीट डिस्कस करने को तैयार हूं। सर पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं सर। और ये कौन है, जयराम? ये दो जयराम तो एक दिन उस दिन भी आया था, मुझे याद है, आया था, पतली गली से निकल लिया था। एक तो यार तुम लोग ये बताओ कि ये मेरे पास XP पेन है और ये पनौती को हम 7,000 देकर फंस चुके हैं, ये चलता नहीं है इसका पेन, कुछ उपाय है? नहीं तो मैं आराम से बैठ के पढ़ाता पेन टैप पे, जैसे फिजिक्स वाले सर पढ़ाते हैं। सर ऐसे फील मंडल सर कह रहे थे कि कहा नहीं हमसे पूछे, वेबकॉम वाला दिलवा देते हैं। हम XP पेन एक बायोलॉजी वाले सर के कहने पे ले लिए। तो एक काम करिएगा, ऐसा करो ना, एक एक सीट अटेम्प्ट करो और उसी हिसाब से फिर डिस्कशन करते हैं, ठीक है सर। है ना। जैसे कि मैं एक दो तो बोल देता हूँ ना, तो उसमें तुम लोग भी कंफ्यूज रहते होगे। कल आप केमिकल काइनेटिक्स करिए, 12 बजे मुलाकात होगी केमिकल काइनेटिक्स के नाम पे, ठीक। ओके सर। और एक उसी ऑर्डर में करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स के बाद हम लोग सीट डिस्कस करेंगे सरफेस केमिस्ट्री का, सरफेस केमिस्ट्री का हो जाएगा, फिर थर्मोडायनेमिक्स 1 और थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री करेंगे। उसके बाद शायद केमिकल आयनिक है, फिर गैसियस है, फिर रिडॉक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एटॉमिक स्ट्रक्चर। सर इसका लिंक अभी भेज दीजिएगा, किसका? ये इस वीडियो का, मतलब यूट्यूब का। सेव कर ही देते हैं यार, ये रिकॉर्डिंग चल रही है और ये धनीश वाला फॉर्म वाला भी बाकी सब देखेंगे, है ना। रिकॉर्डिंग में एक ये लफड़ा है, बार बार कौन रोके रिकॉर्डिंग, नहीं तो मन तो करता है कि इसे रोक दूं थोड़ी देर के लिए, लगता है छोड़ो, जिनको देखना वो भगा देंगे। ये हम भेज देंगे, अभी मैं यही काम करूंगा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है प्रोसेस होने में। PDF आज तो भेजा था ना मैं, जो मैथ वाला क्या डिस्कस किए थे जी, इंटीग्रेशन। हाँ सर, इंटीग्रेशन देख लिया। तो उसी तरह से हम सबका भेजेंगे, हमारा ज्यादा और इस, है ना, मतलब नहीं सर, अभी भेज देंगे तो रात में। रिकॉर्डेड वीडियो सॉल्यूशन का बनाने का कोई मतलब, रिकॉर्डेड वाले में फील नहीं आती यार, मन भर गया रिकॉर्डेड का। एक वो हमारे दोस्त के लिए बना रहे ना, मन इरिटेट रहता है, लेकिन फिर मेरे को लगता है कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। हम रिकॉर्डेड लास्ट ईयर कर करके ना लाइव पे आए हैं, फिर रिकॉर्डेड में तो नहीं जाएंगे, एडिट फेडिट करो, पता ना क्या क्या करो। ऊपर से ये रहता है ना माइंड में कि रिकॉर्डेड चल रही है, तो चीजें गलती भी बहुत होती हैं जब आप कॉन्शियस होते हैं। अभी क्या है, जैसे आप लोग लाइव देख रहे हो तो कुछ गलती करूंगा भाई, मिस्टेक तो आप लोग बता देते हो, उसमें क्या है गया, अब बाहर से फिर कमेंट पे कमेंट मारिए कि ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। तो कल वही करेंगे अंश, ठीक है ना। आप लोग ये काम कर सकते हो क्या, आप ये कैलकुलस को खत्म कर देते यार। सर डिनर करने जा रहे हैं। हाँ, डिनर करने जा रहे हैं सर। डिनर कर रहे हो अभी 11, इतनी लेट? चलो ठीक है, ओके बाय बाय। थैंक यू सर। सीधे हम लोग 12 घंटे बाद मिलते हैं। अब वही करेंगे, जैसे सरफेस केमिस्ट्री हो जाएगा, फिर उसमें डिसाइड करेंगे क्या है, उस तरह से मैं भी करता जाऊंगा, उसी तरह का हो पाएगा, क्योंकि जनता देखो अब इंटरेस्ट ले नहीं रही है ना। वो इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो हो सकता है सब आ जाए घूमते फिरते, लेकिन उसके पहले तो लगता नहीं है, जब तक सीट चल रही है तब तक ये लोग आएंगे।
और इनऑर्गेनिक का भी मैं सोच रहा हूँ सीट के माध्यम से ही सॉल्व करवाएं, कुछ कंसेप्ट बता के, जैसे आज हमने ये सब बताया ना जी, इसमें तेजी से बताया हूँ। कहाँ गए रे तुम लोग, आ जाओ। application of derivative, tangent normal, angle of intersection of local maxima, local minima for derivative, roles, LMDT, curve tracing, repeated root, question. चलिए हमारी मुलाकात कल होगी। थैंक यू सर। और धनीश ने 37 मैसेज भेज दिए। अबे इतने मैसेज मोदी को भेजते सुनवाई हो जाएगी। मोदी के पास कोई काम धंधा तो है नहीं, गाड़ी बढ़ा रहा है आजकल।